देश की राजनीति में अहम मुद्दा रहने वाला किसान अब खुद अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। देश के 182 किसान संगठनों का एक संगठित समूह राष्ट्रीय किसान महासंघ देश भर के किसानों में ये अलग फूंक रहा है कि जुमलेबाजी के बहकावों में न आए। वो पार्टी तलाशें जो वादों पर खरी उतरे। वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में किए वादों से न मुकर सकें, इसके लिए भी हाल ही में राष्ट्रीय किसान महासंघ ने निर्वाचन आयोग के समक्ष एक मांग पत्र पेश किया है, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को कानूनी दायरे में लाने की मांग की गई है। और अब 8 अप्रैल को राष्ट्रीय किसान महासंघ ने नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां राष्ट्रीय किसान महासंघ के मुख्य सदस्यों में मध्य प्रदेश से शिव कुमार कक्का जी, पंजाब से जगजीत सिंह डल्लेवाल, उत्तर प्रदेश से हरपाल चौधरी, कर्नाटक से बसवराज पाटिल, आंध्र प्रदेश से जवरे गौड़ा और हरियाणा से अभिमन्यु कोहाड मौजूद थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नाम से एक बुक को यहां रिलीज किया। ये किताब देश के अलग अलग राज्यों में 6 अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी। 24 पन्नों की इस किताब में छपे अहम मुद्दे हैं: किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसलों का लाभकारी मूल्य देने का वादा पूरा न करना, किसानों की कर्ज मुक्ति, गन्ना किसानों की बकाया राशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विफलता, भावांतर योजना किसानों के लूट की योजना, कृषि पर जीएसटी, RCEP एग्रीमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड व ई-नेम योजनाएं पूर्ण तौर पर विफल रहीं, फसलों पर मिलने वाला बोनस खत्म, विदेश से दालों और चीनी का आयात, PM सिंचाई योजना की विफलता। इन तमाम अहम मुद्दों पर छपी इस किताब की रिलीज के मौके पर राष्ट्रीय किसान महासंघ की हाई पावर कमेटी के मुख्य 5 सदस्यों ने इस किताब को रिलीज करने की वजह बताई और किताब में लिखे सभी मुद्दों में से कुछ अहम मुद्दे भी मीडिया के सामने रखे। भारत के इतिहास में अभी तक कोई भी ऐसे केंद्रीय सरकार नहीं हुई है जिसने इतने कम समय में किसान विरोधी निर्णय लिए हों। 28 निर्णय लिए हैं इन सरकार ने किसान विरोधी। इनको लेकर हम किसानों के बीच में गए और उनको बताया कि ये निर्णय है। 28 निर्णय के लिए जो प्रमाण हमको चाहिए थे, क्योंकि कोई भी चीज़ को छापना है तो प्रमाण आवश्यक है, तो हमारे अभिमन्यु कोहाड जो प्रवक्ता जी हैं उनसे हमने कहा कि किताब छापना है, आपको तैयार करना है, पर प्रमाण हमको पूरे चाहिए। तो हमको केवल 15 प्रमाण सरकार दे पाई, बाकी प्रमाण नहीं दिए, तो हमने बाकी मुद्दे छापे भी नहीं। 15 कारण प्रमाण सहित हमने छापे हैं कि ये इन्होंने किसान विरोधी निर्णय लिए हैं, जिससे किसान की पूरी कमर टूट गई। 43% आत्महत्याएं किसान की बढ़ी। हमारी जो कोर कमेटी बहुत बड़ी है पूरे देश में, 182 संगठनों के 182 संयोजक हैं। वो लोग पूरे देश में जाएंगे, बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में, जिलों में जाकर ये चेहरा दिखाएंगे कि ये किसान विरोधी सरकार है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये बात को लेकर हम जाएंगे और ये पत्रिका के हम लाखों कापियां छपवा कर ले जाएंगे। जब ये सरकार सत्ता में आई तो मैं केवल 2 बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, बाकी मेरे साथी अलग अलग विषय के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारे हरपाल सिंह जी, ये गन्ने को लेकर बहुत अच्छा इनकी जानकारी है। तो वो आते ही साथ इन्होंने 100 रुपया गेहूं पर बोनस बंद किया और धान पर जो बोनस मिलता था वो 20 दिन बाद मोदी जी ने आते ही साथ ये बंद कर दिया और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि कोई भी किसानों को बोनस नहीं देगा। तब की मोदी जी ने ये वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, अपने भाषणों में। 150 क्लिपिंग हमारे पास में है जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागत के आधार पर इस देश के किसानों को 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देंगे, सभी फसलों को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाएंगे। ये विचार करके कि ये पार्टी अच्छी है, किसान के हित की बात कर रही है, हम लोगों ने, चूंकि पूर्व की सरकार ने वो 87 में कांग्रेस सरकार को देना था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना था, नहीं किया, तो इन्होंने कहा हम करेंगे। तो पूरे देश के किसानों ने पूरी ताकत से मोदी जी का साथ दिया था, पर हमारे साथ धोखा हुआ। हम जब फिर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में 23 जनवरी 2015 को मोदी से सरकार ने एक शपथ पत्र दिया
कि हम किसानों को C2+50 नहीं दे सकते, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, और पार्लियामेंट में और भाषणों में झूठ बोल रही है सरकार कि हमने किसानों को C2+50 दे दिया है। उसके बाद वो लैंड बिल लेकर आए, किसानों की जमीन को छीनकर जबरिया और उद्योगपतियों को देना है सस्ते दाम पर, और किसान उसकी अपील भी नहीं कर सकता है। लैंड बिल पर बहुत बोलना ठीक नहीं, पर लैंड बिल अच्छा एक्ट था जो पिछली सरकार लेके आई थी, जिसको उन्होंने पलट दिया। जब ये लैंड बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका तो 20 भाजपा शासित राज्यों में बैकडोर से लैंड बिल को जारी करा दिया गया। भारत के 20 राज्यों में जारी है लैंड बिल। उसके बाद एक भावांतर योजना लेके आए, जिसका शुरुआत खासतौर से मध्य प्रदेश में हुआ। भावांतर योजना आने से किसान बर्बाद हो गया कि हम आपका 5% राशन, 5% अनाज तो लेंगे समर्थन मूल्य पर, बाकी आप जानिए, आपका काम जानिए। तो मूंग जो थी, जिसका समर्थन मूल्य हमारे यहाँ 5500 था, भावांतर योजना आने के बाद उसका रेट गिर के 3000 हो गया, 2000 हो गया। मक्का 1500 था, उसका रेट गिर के 700 रुपये हो गया। तो भावांतर योजना में पूरा किसान बर्बाद हो गया। राष्ट्रीय किसान महासंघ की हाई पावर कमेटी के सदस्य पंजाब से जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी कर्ज मुक्ति के मुद्दे पर कुछ बातें यहां मीडिया से साझा की। कर्ज की जो बात आती है, कर्ज मुक्ति की जो बात आती है, तो ऐसा लगता है कि किसान जैसे किसी से कुछ मांग रहे हैं। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है, देश के किसान का दुर्भाग्य है कि आज तक देश में 5 लाख के से ऊपर किसान सुसाइड कर चुके हैं। जब ऐसे हालात हों तो किसानों के ऋण के बारे में सोचना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और उससे भी हटकर अगर ध्यान से देखा जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू अगर सरकार समय से कर देती, जब से ये आई है, तो आज किसान के सर पे कर्ज नहीं होता। किसान के पास जो कम से कम 15 लाख करोड़ रुपया देश के किसान के पास होना था अलग से, और जो इन सरकारों की वजह से इन्होंने ये भाव ना देकर लूट लिया। और देश के किसान के सर पे केवल 6,35,000 करोड़ रुपया है। जब 6,35,000 करोड़ रुपया देश के किसान के सर पे है और इन्होंने भाव ना देकर 15 लाख करोड़ रुपया किसान का लूटा है, तो कर्ज माफी की बात नहीं है, हिसाब किताब की बात है। वो हिसाब किताब में से बैठकर वो हमारे किसानों का ऋण मुक्त करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इन्होंने अनेकों सभाओं में ये कहा भी कि हम ऋण मुक्त करेंगे किसानों को, पूरे देश के किसान को पहली ही कलम में, पहली ही बैठक में हम किसान का कर्ज मुक्त करेंगे, किसान का कर्ज माफ करेंगे, और नहीं किया गया। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्होंने जो बड़े बड़े कारपोरेट लोग हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनका 3 साल में 3.25 लाख करोड़ रुपया एनपीए माफ किया। पिछले 13 साल का जो हिसाब किताब देखा जाए, इन्हीं का रिकॉर्ड बोलता है कि इन्होंने 50 लाख करोड़ रुपया का उन लोगों को टैक्स में छूट दी है, वो भी एक तरह का उनको माफी दिया है। तो अगर वो दे सकते हैं तो केवल 6,35,000 करोड़ रुपया किसान का, देश के किसान का, जो आज सुसाइड कर रहा है, तो उसका माफ करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसे निभाना सरकार का फर्ज बनता है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का दर्द भी जग जाहिर है। इस मुद्दे पर बोलते हुए राष्ट्रीय किसान महासंघ के सदस्य हरपाल चौधरी सरकार के वादों से काफी खफा नजर आए। हिंदुस्तान का जितना गन्ना पैदा होता है, अकेले उत्तर प्रदेश में इतना गन्ना पैदा होता है। हमारे गन्ना एक्ट में कानून है भारत के कि अगर कोई मिल 15 दिन भुगतान नहीं करती है तो 16वें दिन उसको 15% बेसिक पैसा देना होगा। इन्होंने हमसे वादा किया था कि पिछली सरकार लूटा है किसानों को, ब्याज नहीं दिला पाए, हम सत्ता में अगर आए तो हम 15 दिन के अंदर मिल भुगतान नहीं करेंगी, तो हम आपको ब्याज से पैसा दिलवाएंगे। और आप निकाल लो एक इसके, मोदी जी कैराना गए थे पिछले चुनाव में, उपचुनाव में, कैराना में उन्होंने सीधा सिर्फ भाषण दिया था और स्पष्ट कहा था कि किसान भाइयों 3 दिन, फिर बाद में बोले 15 दिन, 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ आपका तो मैं 82 पैसा दिलवाऊंगा, नहीं मिल वालों जेल भेजेंगे।
सख्त कार्रवाई करेंगे। अब जा रहे हैं चुनाव हमारे यहाँ, अब जब किसान गन्ने की मांग करते हैं तो घुमा देते हैं लाइन, पाकिस्तान हिंदुस्तान चले जाते हैं। अब नहीं बात करें गन्ने की, आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का 13,000 करोड़ बकाया है बिना ब्याज का पैसा हमारा, 13,000 करोड़ इस टाइम। पूरे हिंदुस्तान में 22,000 करोड़ बकाया है। इसलिए हम सब लोग मिलकर बात अपना तय किया है, इस सरकार ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए हमसे, उनको हम घर घर पहुंचाएंगे, गाँव में पहुंचाएंगे और बताएंगे लोगों को कि झूठी सरकार हमें नहीं चाहिए अब देश के अंदर। आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय किसान महासंघ के सदस्य जवरेगौड़ा ने कहा कि हमारा आंदोलन पार्टियों के नहीं, पार्टियों की गलत नीतियों के खिलाफ है और मकसद है देश के किसानों को एक मंच पर एकजुट कर उनके हक की लड़ाई लड़ना। We are not opposing any political parties. We are opposing the policies adopted by all the political parties which are detrimental to the interest of the farmers. हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। हम उन नीतियों के खिलाफ हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद नहीं हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सारे किसान संगठनों को संगठित करें ताकि हम एकत्र होकर अपनी फसल के दाम के लिए लड़ सकें। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो खेती को भी संविधान के अंतर्गत लाएं। अभी खेती राज्य का विषय है, तो जब राज्य सरकार के पास जाते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। जब हम केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये उनका मामला नहीं है। इसलिए हमारी मीडिया के जरिए ये अपील है कि सरकार खेती को भारत संविधान के अंतर्गत लाए। एक और बात ये कि हर कोई खाद्य उत्पादन, खाद्यान्न सुरक्षा की बात करता है, लेकिन कोई भी फसल की सुरक्षा पर बात नहीं करता। सरकार भी फसल सुरक्षा और मूल्य स्थितीकरण पर बात नहीं करती। उनको इस मुद्दे को देखना चाहिए। किसानों को फसल की सुरक्षा देनी चाहिए, चाहे किसान कोई भी फसल उगा रहा हो। हमारी सरकार या किसी भी राजनीतिक पार्टी से यह अपील है कि वो हमारा साथ दे ताकि हम भी उनका सपोर्ट कर सकें। और जैसा मैंने कहा कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। एक और बात देखिए, हमारे इलाके में तंबाकू मुख्य फसल है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फसल पर जुर्माना है। भारत में किसी भी दूसरी फसल पर ऐसा कोई जुर्माना नहीं है सिवाय तंबाकू के। हमारा तो खाना पानी ही तंबाकू पर निर्भर है। बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट, इससे हम सरकार को कमाई दे रहे हैं। 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इससे रोजगार दे रहे हैं, चाहे वो किसान हो या इस उद्योग से जुड़े लोग। फिर भी हम पर जुर्माना लगाया जाता है। सरकार बाहर से आयात हुए तंबाकू को जगह दे रही है। आप देख सकते हैं कि बाजार में कितने तंबाकू से बने उत्पाद हैं जो बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं। वो किसानों को नुकसान पहुंचाकर गैरकानूनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के किसान के लिए तंबाकू पर जुर्माना है। The other countries to pour the tobacco illegally into our market. You can see the parliament sheet itself, all illegal cigarettes which are poured from our border of our country entering India, making money illegally by hurting the farmer. संघ के सदस्य वसवराज पाटिल ने RCEP जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सवाल उठाए और कहा कि MSP और किसान की फसल की लागत के बीच तालमेल न बनने की एक बड़ी वजह है RCEP एग्रीमेंट। आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के बाद RCEP, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये सारे WTO, ये सारे सुनने के लिए आप लोगों को भी शायद मिलते होंगे और आप लोग भी इसका जानकारी रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा RCEP और FTA, मैं एंटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। उस विषय में लगातार गत 10 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन विशेषता अभी 13 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में। अभी एक महा खतरनाक RCEP एग्रीमेंट जो हमारा देश का किसानों का सामने है, मैं विशेषता है किसानों का विषय से ही, मैं कॉमर्स का विषय में यहाँ नहीं रख रहा हूँ। इसके कारण जो MSP रेट हर बार हर फसल में जो घोषणा करने का एक मजबूर जो हो रहा है इस देश में बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट्स के कारण, क्योंकि अभी हमारा किसानों का जो इनपुट्स और इसके सेल करने के बाद का रेट का कुछ भी तालमेल नहीं है। इसका बावजूद भी हमारा इस बार देखिए 2017 एंड 18 में जो गेहूं का प्रोडक्शन तो इतना एक्सेस था, इसके बाद भी अदानी कंपनी ने लगभग 11 लाख टन तो गेहूं स्टॉक रखा, दाल भी स्टॉक रखा, तेल भी स्टॉक रखा। इसके कारण वो जो एक कृत्रिम रीति से जो अभाव मार्केट में करके किसानों का रेट गिरने का काम इस देश में लगातार ये एग्रीमेंट्स के कारण हो रहा है। इस विषय में हम 22 तारीख जनवरी 2019 में हम
एर्नाकुलम में इसका एक राष्ट्रीय सेमिनार भी हम इस विषय में किया। और इस बार अभी लगभग 1 महीने पहले कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु सिंगापुर गए थे इस विषय में बात करने के लिए, और वहाँ वादा किया है ये सरकार ने, हम चुनाव रहने के कारण किसान का विरोध करना पड़ेगा, इसलिए चुनाव तक आप चुप रहिए, हम इलेक्शन के कारण हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, चुनाव के बाद आगे का सरकार हो हमें हस्ताक्षर करने का ये करेंगे, ये आश्वासन दे के आया है। इसलिए हम सारे पार्लियामेंट मेंबर को इस विषय में डेलीगेशन जाके हम अवगत भी करवाया, और कंसल्टेटिव कमेटी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कॉमर्स मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु, इससे पहले निर्मला सीतारामन को भी हम व्यक्तिगत एक डेलीगेशन जाके इसमें मिले थे। लेकिन इसके कारण जो हमारा किसान अलग कंट्रियों का रेट के स्तर पर, ऑल दोज कंट्रीज आर हाईली सब्सिडाइज्ड इन द एग्रीकल्चर, उसका सामने हम कॉम्पीट नहीं कर सकते हमारा किसान, नहीं तो इधर हालत बहुत बुरा हो जाएगा। अभी 13 अग्रीमेंट के कारण अभी इतना भयंकर किसानों का रेट पर असर पड़ रहा है, इसलिए किसान तो सही दाम नहीं ले रहा है मार्केट से। इसके कारण हम किसान महासंघ से भी और एंटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का और 40 संगठन उसमें है, हम सब लोग मिलके इस सरकार का ये नीति का विरोध हम कर रहे हैं। किसानों की मुश्किलें सियासतदानों के लिए चुनावी ब्रह्मास्त्र का काम करती हैं और किसान की निगाहें भी टकटकी बांधे एक ऐसी पार्टी पर मुहर लगाने को तैयार रहती हैं जो उनकी मुश्किलों से भरी जिंदगी में सुकून का मरहम लगा सकें। लेकिन बीते कुछ वक्त में किसान ने अपने हक के लिए जिस तरह से आवाज़ें बुलंद करना शुरू किया है और एकजुट होकर हुंकार लगाने का जो प्रण लिया है, उससे एक बात तो साफ जाहिर है कि किसानों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। और वक्त के साथ साथ ये आंकड़े और बढ़ेंगे तो यकीनन किसान भी अपना हक एक दिन जरूर पाएगा। किसानों की ये एकजुटता अपनी दिशा में यूं ही कारगर रही तो सरकारें कोई भी रहें, आती रहें, जाती रहें, हाँ किसान अपने हक को समझकर हर सियासत में अपने लिए यूं ही आवाज बुलंद करता रहेगा और अपने बल पर अपने अधिकार को भी जरूर पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।